Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about opium wars. This topic is important from our syllabus GS paper 1, history of India as well as from world perspective. तो ओपीएम वॉर्स आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या करंट रेलेवेंस है, वो भी जरा देख लीजिए। तो अमिताभ घोष की एक बुक आई है, स्मोक एंड एसेस। अभी ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि अमिताभ घोष की एक न्यू बुक आई है, स्मोक एंड एसेस। उसके बाद उसमें उन्होंने ओपीएम वॉर्स जो चाइना के अंदर लड़े गए उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि हाउ ओपीएम वॉर्स सेव द पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड आफ्टर इट। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है एट बेस्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि ये जो बुक है स्मोक एंड एसेस ये किसने लिखा है। बट इस बुक में उन्होंने जिक्र किया है कि कैसी ओपीएम वॉर्स ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो इस कारण से ये जो आर्टिकल है विच इज डिस्कसिंग अबाउट ओपीएम वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें चाइना की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझनी होगी। देखिए, चाइना के अंदर 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जिस डायनेस्टी का रूल था वो थी किंग डायनेस्टी, QING डायनेस्टी, किंग। और ये डायनेस्टी, इसका रूल खत्म हुआ 1912 में जाकर के। कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ उसके बीच में, वो जरा समझिए। तो जिस तरीके से इंडिया कोलोनाइज था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स एक कॉलोनियल पावर्स की तरह रूल कर रहे थे, उस तरीके से चाइना कॉलोनाइज नहीं था। बट चाइना वाज विक्टिम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इट्स ओन वे। उसका कॉलोनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा डिफरेंट था। इंडिया में तो सिर्फ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, लेकिन चाइना के अंदर अलग अलग यूरोपियन पावर्स, उसके अलावा जापान, इन्होंने चाइना के अलग अलग एरिया को अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया था। जैसे आप देखिए, ब्रिटिशर्स ने इन एरियाज को अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया था। मतलब फॉर्मली इस एरिया में ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन काफी हद तक इनफॉर्मली यहाँ की पॉलिटी या इकोनॉमी पे उनका कंट्रोल था। सिमिलरली फ्रेंच का अपना ये स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, तो रशियंस का भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, जर्मन्स का भी था, जापानीज का भी था। सो इंटायर चाइना, दो इट वाज फॉर्मली अंडर रूल ऑफ किंग डायनेस्टी इन 17th और 18th or even 19th century, it was formally under the rule of king dynasty, but many areas of China were under control of foreign powers, especially Europeans and उसके अलावा जापान। तो एशिया से जापान वाज colonial power। तो किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट इसी कारण से लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, बिकॉज द किंग डायनेस्टी वाज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द टेरिटरी ऑफ चाइना। तो धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज चाइना के अंदर, लोगों की नेशनलिस्ट टेंडेंसीज जागने लगी। वहां पे आप कभी पढ़ोगे चाइना के अंदर वहां पे बॉक्सर रेबेलियन वगैरह आए हैं। तो चाइना के अंदर लोगों की नेशनलिस्ट टेंडेंसीज जागने लगी कि एंड दे स्टार्टेड टू ग्रो और डेवलप देयर फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द किंग डायनेस्टी कि किंग डायनेस्टी इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। और यही कारण से धीरे धीरे लोगों ने किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट मूवमेंट लाना शुरू किया और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट आया। किंग डायनेस्टी को हटा दिया गया 1912 में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर वेर सम इंटरनल सिविल वॉर आल्सो इन चाइना एंड अल्टीमेटली द रिपब्लिक ऑफ चाइना was क्रिएटेड। बट उस चाइना का नाम, मेनलैंड चाइना पे उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। तो वो इंटरनल सिविल वॉर का नतीजा है। इसके बारे में भी हमने कई दफा डिस्कस किया है कि कैसे ताइवान बना, कैसे ये जो मेन चाइना है जो अपने आप को PRC कहता है, और ताइवान जो अपने आप को ROC कहता है, ये बने। तो मुद्दा ये है कि हम लोग अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहे हैं। 1912 में जब तक किंग डायनेस्टी थी, उसके पहले यहाँ पे चाइना की जो टेरिटरी है वो अलग अलग जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइडेड थी। लोगों ने किंग डायनेस्टी को भी हटाया और उसके बाद धीरे धीरे चाइना के लोगों ने बाकी सारे जो एक्सटर्नल कॉलोनियल पावर्स थे उनसे अपनी टेरिटरी को वापस छीनी। और फिर बाद में जाकर के यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका रूल स्टैब्लिश हुआ इन 1949 और आज इस चाइना को कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो दिस वाज द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ चाइना इन वेरी ब्रीफ। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
अब देखिए, इस चाइना के अलग अलग टेरिटरीज में एक मेजर जो एरिया था दैट वाज अंडर द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। देखिए, ब्रिटिशर्स का काफी अच्छा खासा एरिया में स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफी ज्यादा उनको धीरे धीरे चाय की आदत लगने लगी थी। दे स्टार्टेड टू कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टी। और चाइना में सबसे पहले से चाय उगाता जाता रहा है, इवन बिफोर इंडिया। तो चाइना बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ टी। यू सी, चाइना में ब्रिटिशर्स जो थे काफी हद तक प्रेजेंट थे, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रखा था। चाइना बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ टी टू ब्रिटेन, जिस कारण से ब्रिटेन का चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें ट्रेड डेफिसिट डेवलप हो रहा था। अब इस ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू किया, क्योंकि इंडिया में तो रूल कर ही रहे थे, तो उन्होंने इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इंडिया के अंदर फोर्सफुल तरीके से ओपीएम उगाना शुरू किया। ओपीएम साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, आपको पता है, नशीला पदार्थ है, राइट। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो ओपीएम उगाना शुरू कराया गया फोर्सफुली बाय द फार्मर्स इन इंडिया, बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ओपीएम का इन्होंने ट्रेड शुरू किया, एक्सपोर्ट शुरू किया चाइना के अंदर, इन ऑर्डर टू काउंटर द ट्रेड डेफिसिट दैट वाज अराइजिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम चाइना टू ब्रिटेन। इस चक्कर में धीरे धीरे ओपीएम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होने लगा और चाइना में एक्सपोर्ट होने लगा। तो ये जो कार्टून है, इट डिपिक्ट्स अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दोज डेज इन चाइना। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं चाइनीज लोगों को धीरे धीरे ऐसे आ, आप समझिए ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं, ओपीएम एडिक्ट बना रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा चाइना के अंदर लॉलेसनेस फैल गया। लोग जो हैं वो काफी सारे लोग जो हैं ड्रग एडिक्ट होने लगे। तो धीरे धीरे किंग डायनेस्टी को इस थ्रेट का एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे ओपीएम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण से पूरा का पूरा चाइना का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है स्लोली। तो किंग डायनेस्टी अपोज्ड ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम टू चाइना। और उस कारण से फिर किंग डायनेस्टी और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स वैसे फॉर्मली यहाँ रूल नहीं कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स और किंग डायनेस्टी के बीच में दो वॉर लड़े गए इसी चीज को लेकर के, जिसको कहा जाता है ओपीएम वॉर्स। द फर्स्ट ओपीएम वॉर वाज बिटवीन 1839 टू 1842 एंड सेकेंड वन फ्रॉम 1856 टू 1860। तो इसमें इंडिया का क्या रोल है वो तो आपने देख ही लिया। इंडिया में ओपीएम उगाया जा रहा था और वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था चाइना में। इससे इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा वो भी जरा देखिए। इंक्रीज्ड ओपीएम कल्टीवेशन इन इंडिया। तो जो फूड क्रॉप्स हैं उनके जगह पे ओपीएम उगाया जा रहा था, राइस व्हीट के जगह पे ओपीएम उगाया जा रहा था इंडिया के अंदर फोर्सफुली। तो इस कारण से इंडिया का जो है एग्रीकल्चरल पैटर्न वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था। हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि लेबर या लैंड, दे वेर गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स ओपीएम कल्टीवेशन। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे थे। चाइना में तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन जब ओपीएम इंडिया में उगाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कुछ हद तक इंडिया के अंदर भी ओपीएम एडिक्शन के प्रॉब्लम्स देखे जा रहे थे। और ये जो ओपीएम वॉर लड़े गए चाइना के किंग डायनेस्टी और ब्रिटिशर्स के बीच में, उन दोनों ही वॉर्स में चाइनीज डायनेस्टी लॉस्ट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये ओपीएम ट्रेड है चाइना और इंडिया के बीच में थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट बिकेम स्ट्रॉन्गर। इन दोनों वॉर का नतीजा ये हुआ कि चाइना की कई सारी पोर्ट्स जो हैं वो ओपन कर दी गई फॉर ट्रेड विथ इंडिया। So that is how the trade between China and India became stronger before the independence of India. 1947 से पहले इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड अच्छा खासा था, और उसके पीछे कारण था ये ओपीएम वॉर में चाइना की जो किंग डायनेस्टी है उसकी हार। उस हार के बाद से किंग डायनेस्टी हैड टू ओपन मेनी ट्रेड पोर्ट्स फॉर ट्रेड विद इंडिया। तो यहाँ पे एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ओपीएम वॉर। उसके लिए ब्रीफली चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखनी होगी। 17th सेंचुरी टू 1913 तक किंग डायनेस्टी वाज रूलिंग इट। चाइना वाज एट दैट टाइम सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अलग अलग फॉरेन पावर्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना हुआ था चाइना में। एंड चाइना टी एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, दैट लेड टू ट्रेड डेफिसिट फॉर ब्रिटेन। उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया से ओपीएम बेचना शुरू किया गया चाइना के अंदर, एंड दैट लेड टू नेगेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑन चाइना। इस कारण से दो ओपीएम वॉर लड़े गए। अब आपको ये ओपीएम वॉर को इंडिया के इंडिगो कल्टीवेशन से लिंक करके देखना है। इंडिगो रिवॉल्यूशन या इंडिगो कल्टीवेशन से लिंक करके देखना। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी
तो आपने नील क्रांति, इंडिगो कल्टीवेशन या रिवॉल्यूशन के बारे में जरूर सुना होगा। देखिए, जब ये सेकेंड ओपियम वॉर लड़ा जा रहा था 1856 टू 1860 के बीच में, इन 4 सालों में वॉर के दौरान ओपियम का एक्सपोर्ट इंडिया से चाइना के तरफ काफी कम हो गया था। सो ड्यूरिंग दोज डेज ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया वाज नॉट कॉमर्शियली वायबल। तो उस दौरान इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, दे स्टार्टेड टू फोर्स इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, which was another cash crop which could earn remunerations for British East India Company. तो ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए ज्यादा रेमुनरेशन अर्न कर सकती थी। तो ये कारण है कि 1856 से 1860 के बीच में जब ओपीएम का एक्सपोर्ट कम हुआ बिकॉज ऑफ सेकेंड ओपीएम वॉर, तो इंडिया के अंदर इंडिगो प्रोडक्शन बढ़ गया। और उस इंडिगो प्रोडक्शन का नतीजा था कि इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन और कम हुआ, जिस कारण से इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे फेमीन आए, खासकर बंगाल में। और उसके बाद आपको पता है इंडिगो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे। नील दर्पण बुक वगैरह आप सब पढ़ते होंगे इंडियन हिस्ट्री में। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि अब धीरे धीरे अब एसपीएम के जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, एसपीएम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू आंसर राइटिंग हम लोग शुरू कराएंगे और चेक भी करेंगे। तो आज के लिए तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए अपने लेवल पे, और फिर इस आंसर से, ये हिंट्स है बेसिकली, परफेक्ट आंसर तो नहीं, इस आंसर से अपने आंसर को कंपेयर कीजिए। यू विल गेट सम मोर आइडिया व्हाइल रीडिंग माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस हम लोग शुरू करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेंडर इंक्लूजन फंड, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. तो ये जेंडर इंक्लूजन फंड एक स्पेशल फंड है विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, इसका पर्पस है कि गर्ल चाइल्ड एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए इन स्कूल एजुकेशन। देखिए, होता क्या है, स्कूल लेवल पे गर्ल्स के ड्रॉप आउट्स के पीछे एक बड़ा कारण होता है इम्प्रॉपर फैसिलिटीज, खासकर टॉयलेट फैसिलिटीज या अदर चेंजिंग रूम फैसिलिटीज फॉर गर्ल चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। और उस कारण से जब गर्ल चिल्ड्रन अपने मेंस्ट्रुएशन एज में जाती हैं, तो दे हेजिटेट इन गोइंग टू स्कूल्स, क्योंकि अगर बेहतर फैसिलिटी नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में दे हैव अ फियर ऑफ पब्लिक सेंसर। एक एक स्टिग्मा तो है ही मेंस्ट्रुएशन को लेकर के हमारे समाज में। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। तो इस कारण से आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एज देयर हैज बीन अ स्टीप और अ वेरी स्टीप डिक्लाइन इन द गर्ल्स enrollment और गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन द स्कूल एजुकेशन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हमें एक बात समझ आई कि अच्छा, गर्ल्स के ड्रॉप आउट के पीछे बड़ा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर बाथरूम फैसिलिटीज या चेंजिंग रूम फैसिलिटीज, तो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक अलग से फंड बनाया गया, जेंडर इंक्लूजन फंड। और जेंडर इंक्लूजन फंड का मेन पर्पस है कि गर्ल्स के लिए स्कूल लेवल पे वो तमाम फैसिलिटीज बनाई जाएं जिससे उनको स्कूल अटेंड करने में कोई परेशानी ना हो। और ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है अंडर समग्र शिक्षा अभियान। तो ये स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंतर्गत ये जेंडर इंक्लूजन फंड जो बनाया गया अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक स्कूल एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू गर्ल चिल्ड्रन एज वेल एज ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ये जो करंट न्यूज है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन इन्फॉर्म्ड द लोकसभा अबाउट स्पेशल फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आंसर राइटिंग में कभी भी जेंडर बजटिंग पे आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पे आप जेंडर इंक्लूजन फंड का जिक्र कर सकते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पर्पस इज टू इंश्योर इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन एज वेल एज ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। मेंस में यूज इट एज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बजटिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, ये आर्टिकल
मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि जो बात मैं अपनी इकोनॉमी क्लास में बार बार कहता रहता हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस के मदद से क्लास की पढ़ाई हुई चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से कंसोलिडेट होती हैं। तो जो चीजें हम स्टैटिक तरीके से क्लास में पढ़ते हैं, व्हेन वी सी इट्स एप्लीकेशन इन द newspapers, then it gives us more conviction in our understanding and that helps in consolidation of the knowledge within. तो उसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, इसी आइडिया को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। आपको जितने भी बैचेस को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है क्लासेस में, उन सबको ये वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी तो मैंने पढ़ाया है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट्स पहले काफी टाइम हो चुका है जिनको मुझसे पढ़ाई हुई इकोनॉमिक्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि ये सारी बातें आपको हेल्प कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये वर्चुअल साइकिल याद है ना? पीपल व्हेन दे अर्न, अ पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू द सेविंग्स, अ पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू डिमांड और कंजम्पशन, एंड देन यू सी डेल्टा कैपिटल, डेल्टा आउटपुट। जो हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं उससे आउटपुट आता है। ऑल सच थिंग्स वी स्टडी इन द क्लास, राइट? अब जरा देखिए, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी छोटा है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट व्हाइल रीडिंग द डेटा इट गिव्स अस सम गुड आइडिया अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ये आर्टिकल कहता है, पीआईबी का आर्टिकल है, मतलब भारत सरकार के तरफ से सीधा-सीधा आ रहा है कि इंडिया का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 32 लाख करोड़ इन 2014-15 टू 54 लाख करोड़ इन 2022-23। ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये वही है डेल्टा कैपिटल जो मैं क्लास में बताता रहता हूँ। क्लास में बताता हूँ ग्रॉस कैपिटल, जीसी, ये, और उसमें इंक्रीज जो होता है उसको मैं कहता हूँ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। असल में उसका टेक्निकल नाम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डेल्टा कैपिटल। और डेल्टा कैपिटल जो है हमारे देश का 32 लाख करोड़ से बढ़कर के 54 लाख करोड़ हुआ है फ्रॉम 2014 टू 2022। अब डेल्टा कैपिटल बढ़ेगा तो डेल्टा आउटपुट भी बढ़ेगा, राइट? और दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं आई कॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितना हम कैपिटल लगाएंगे उसके तुलना में कितना आउटपुट हर साल बढ़ रहा है, दैट इज द रेशियो नोन एज आई कॉर। तो यू सी इंडियाज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैज इंक्रीज्ड इन दिस मैनर। 2014-15 में ये 32 लाख करोड़ के आसपास था, 2022-23 में ये 54 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन द ईयर 2022-23। डेल्टा सी, डेल्टा कैपिटल 54 लाख करोड़ के आसपास। इंडिया का आयकर लगभग 4 के आसपास है, ये मैं क्लास में ही बताता हूँ। अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग मिलेगा, कहीं 3.5 मिलेगा, कहीं 4.2 मिलेगा। तो ये एक रफ आइडिया है कि इंडिया का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है। तो अगर डेल्टा कैपिटल है हमारा 54 लाख करोड़ फॉर द ईयर 22-23, तो हमारा डेल्टा आउटपुट या ग्रोथ इन एब्सोल्यूट नंबर्स क्या होगा? 54 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 4। तो 54 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 4 विल कम आउट टू बी समवेयर क्लोज टू 13.5 लाख करोड़। तो ये हमारा ग्रोथ इन एब्सोल्यूट नंबर्स। और हमारा जीडीपी जो है 2022-23 के लिए, ये भी पीआईबी से ही मैंने डेटा लिया है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से डेटा है सीधा सीधा। हमारा जीडीपी है 2022-23 में कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी, जिसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 160 लाख करोड़। तो इसका मतलब साफ है, देखिए हमारा ग्रोथ 13.5 लाख करोड़, जीडीपी 160 लाख करोड़, यानी कि ग्रोथ परसेंट इज समवेयर क्लोज टू 8%। तो वो पूरी तरह से हमारी जो इकोनॉमिक सेटअप है उसके मिलता जुलता ये डेटा है सब कुछ, राइट? हमारे सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वैलिडेट करता हुआ ये डेटा है। ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर ही नहीं रहा कि आपको कुछ मैं नया बताऊं। ये आर्टिकल मैं बस इसीलिए कवर कर रहा हूं ताकि मैं आपको वो बात प्रूव कर सकूं जो मैं क्लास में बार बार कहता रहता हूं कि अखबारों को पढ़ने से नए नए डेटा अपने आप याद हो जाते हैं। देर इज नो पॉइंट इन मगिंग अप। So when you see this, automatically over a period of time, when you are writing some answer, you will write कि India's gross capital formation is somewhere close to 52-54 lakh crore. ICOR is 4. GDP growth in absolute number is somewhere close to 13 lakh crore, and overall GDP is 160 lakh crore and growth percentage is 8% के आसपास। तो इस तरीके से जब आप नंबर्स को फील करते हैं, समझते हैं, तो नंबर्स अपने आप याद हो जाते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज इन असम।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, अच्छा डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये एपीएससी के इंटरव्यू में ज़्यादा काम आएगा। जो भी इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस वगैरह जो पोस्ट हैं, या मैनेजर फॉर इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ पोस्ट होते हैं, उसमें वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हाल फिलहाल में कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इन जनरल भी मेंस एपीएससी के लिए भी काम आ सकता है। क्या न्यूज है? असम सरकार ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है असम वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट रूल 2020। यानी कि हमारे स्टेट असम में वुड बेस्ड इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक नया रूल अनाउंस किया गया है। वुड बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वुड बेस्ड रूल्स अनाउंस किए गए हैं, जिसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसमें जो भी वुड इंडस्ट्री है जो असम में प्रोडक्शन करना चाहती है, लाइसेंस लेना चाहती है, वो यहाँ पे ऑनलाइन लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कैप्टिव प्लांटेशन मतलब अलग अलग इंडस्ट्री, वुड बेस्ड इंडस्ट्री अपना खुद का टिम्बर प्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि अपना खुद का एरिया ले लिया, वहां पे वो खुद वुड ग्रो कर सकते हैं। उसको कहा जाता है कैप्टिव प्लांटेशन। कि आपकी मान लीजिए कि 20 एकड़ एरिया है, वहां पे आप खुद अपना वुड उगाएं और उससे अपने वुड इंडस्ट्री में उसके टिम्बर का इस्तेमाल करें। इंटीग्रेशन ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज विद प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। तो अलग अलग जगहों पे आप अपना, मान लीजिए कि वुड कैप्टिव प्लांटेशन कर रहे हैं, आपका मान लीजिए इंडस्ट्री नहीं भी है, आपकी जमीन है, तो वहां पे आप वुड ग्रो करें, एंड योर वुड प्लांटेशन विल बी कनेक्टेड विद वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगी असम सरकार, ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो वुड बेस्ड सेक्टर में असम के अंदर इन्वेस्ट करें, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट। तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई करके देखा जा सकता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट। प्राइमरी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज या सॉ मिल्स एंड प्लाईवुड मिल्स। सेकेंडरी अगर वुड, जिससे अगरबत्ती वगैरह ये सब बनती है। एंड कंपोजिट इज ए यूनिट कंबाइनिंग ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। जो पोर्टल की बात मैं कर रहा था लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के, उस पोर्टल का नाम है wbi wood-based-industry.assam.gov.in। इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, वो ये सभी चीजें पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि बताओ कौन सा पोर्टल है, क्या नाम है। तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री, रिसेंटली असम गवर्नमेंट रिलीज वुड बेस्ड इंडस्ट्री रूल्स। वेब पोर्टल लाया गया है, कैप्टिव प्लांटेशन परमिट किया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्री विद प्लांटेशन एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटीज टू प्रमोट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट इन असम। Next article is about Kuril Islands. This topic is important from prelims exam point of view. Places in news से अक्सर सवाल पूछ लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, एपीएससी में भी तो पूछा ही था वैसे, तो उस लिहाजे से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुरील आइलैंड्स, आप देखिए, रसिया के फार ईस्ट रीजन में, जो उसका ईस्टर्न साइड है उसको कहा जाता है फार ईस्ट रीजन। वहां पे एक पेनिनसुला है, कामचटका पेनिनसुला, दिस बिलोंग्स टू रसिया। और रसिया का एक दूसरा मेजर पेनिसुला या आइलैंड आप कह सकते हो सखलीन आइलैंड्स, दीज बिलोंग्स टू रसिया। अभी जो कामचटका पेनिनसुला है, यहां से आपको दिखेंगे सीरीज ऑफ छोटे छोटे आइलैंड्स। स्मॉल आइलैंड्स अल्टीमेटली कनेक्ट जापान होकाइडो आइलैंड। तो जापान का ये होकाइडो आइलैंड है जिसको कनेक्ट करता है कुरिल आइलैंड विथ रसियाज कामचटका पेनिनसुला। दीज कुरिल आइलैंड्स और सीरीज ऑफ आइलैंड्स आर्कीपेलागोस जिनको हम कहते हैं, and these Kuril Islands separate Pacific Ocean from Sea of Okhotsk। तो ये कुरिल आइलैंड्स का लोकेशन है। कुरिल आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर। आपने ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ रखा होगा पैसिफिक रिम ऑफ फायर। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, तो ओ कन्वर्जेंस में बने हैं पैसिफिक रिम ऑफ फायर। तो कुरिल आइलैंड इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर। ये कुरिल आइलैंड के जो ये वाले 4 मेजर आइलैंड्स आप देख रहे हैं, ये वाले, दीज आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रसिया। वैसे तो ये कंट्रोल में है रसिया के, कुरिल आइलैंड यहां तक पूरी तरह से इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ रसिया, बट दे आर डिस्प्यूटेड बिटवीन रसिया एंड जापान। तो कई सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। मौजूदा आर्टिकल इस क्या कहता है कुरिल आइलैंड से रिलेटेड? मौजूदा आर्टिकल कहता है कि चूंकि रसिया जो है वो यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड है, तो रसिया अपने पूरे फोर्सेस को, अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक रिसोर्स और मिलिट्री रिसोर्स को डाइवर्ट कर रहा है यूक्रेन के तरफ। तो रसिया का कंट्रोल जो है वो इस रीजन में कमजोर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि जापान
ये कुरिल आइलैंड्स को फोर्सफुली अक्वायर कर ले फ्रॉम रसिया। जापान इस मौके का फायदा उठा करके ये कुरिल आइलैंड्स को फोर्सफुली अक्वायर कर ले फ्रॉम रसिया। बट फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जापान ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अग्रेसिव पॉलिसीज को अपनाना छोड़ दिया है। वर्ल्ड वॉर टू, हाउ इट एंडेड विथ एटम बॉम्ब बीइंग ड्रॉप्ड ओवर जापान। और एटम बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद जापान ब्लेम्ड इटसेल्फ फॉर दिस डिजास्टर। गिराया भले अमेरिका ने था, लेकिन जापान ने सेल्फ गिल्ट आया लोगों के कि हमने डेवलप किया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, हमने वर्ल्ड वॉर टू में अननेसेसरीली पार्टिसिपेट किया, हमने फासिस्ट फोर्सेस को, हिटलर और मुसोलिनी जैसे फासिस्ट फोर्सेस को, जो इनह्यूमन फोर्सेस थे, उनको सपोर्ट किया। तो जापान के लोगों ने एटम बम गिरने के बाद अमेरिका पे तो गुस्सा होगा ही, लेकिन उनको अपने सेल्फ गिल्ट भी ज्यादा हुई। दे हैड डन देयर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट जापान डेवलप्ड अ फॉरेन पॉलिसी विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन एग्रेशन एंड पैसिफिज्म। means we will not attack any other country for settling any dispute, we will settle any dispute with negotiation। इसीलिए जापान की जो भी फोर्सेस भी हैं, they are designed in such a manner that they cannot take some offensive action, they can only do defensive action। तो जापान जो है इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाता है सिंस वर्ल्ड वॉर टू। तो पॉसिबली जापान विल नॉट अक्वायर इवन व्हेन रसिया के फोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है कि इसका फायदा उठा करके चाइना ये कुरिल आइलैंड अक्वायर कर ले, क्योंकि चाइना मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वही जो दो बिल्ली और बंदर वाली कहानी आपने सुनी होगी कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं और बंदर बीच में से रोटी खा के भाग गया। परहैप्स ये बंदर का काम यहाँ चाइना कर दे और ये दो बिल्लियां रसिया और जापान आपस में झगड़ते रह जाएं और कुरिल आइलैंड ये बंदर चाइना लेकर के चला जाए, राइट। तो ये सारी बातें चल रही हैं, बट ये क्या होगा क्या नहीं होगा दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। यूपीएससी या आईपीएससी एस्पिरेंट्स को ये सब स्पेकुलेशंस में नहीं पढ़ना चाहिए, बट एटलीस्ट कुरिल आइलैंड हैज बीन इन न्यूज, सो यू मस्ट बी नोइंग इट्स लोकेशन, ताकि पीटी पर्सपेक्टिव से आप इसके सवाल कर पाए। तो कुरिल आइलैंड रसिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है, वोल्केनिक है, इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आज कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। 13th अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद श्रीलंका एंड उड़ान स्कीम इज नॉट अबाउट मेट्रो सिटीज। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा सही है। और वोल्बासिया मेथड इज एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। So that's all from our side for today. Thanks for watching.